दोस्तों अगर आपने कभी कोई मेल किया होगा तो मेल करने के तुरंत बाद में आपको सामने इस तरीके का कोई मैसेज दिखता होगा, या फिर आप कोई बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद आपके मोबाइल पे इस तरीके से कोई मैसेज आता होगा। और अगर कभी आपका फ्लाइट वगैरह डिले हो जाए तो इस तरीके का कुछ मैसेज आपके मोबाइल पर आता होगा। और आप ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं या बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कहीं पे ऑनलाइन अपने आप को वेरीफाई करते हैं तो इस तरीके का OTP का मैसेज आपको आता होगा मोबाइल पे। तो जानते हैं दोस्तों इस तरीके की सर्विसेज कौन कंपनी प्रोवाइड कराती है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, हम बात कर रहे हैं रूट मोबाइल की। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को समझेंगे, इसके बिजनेस मॉडल को इन डेप्थ में हम समझेंगे, इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस का एनालिसिस करेंगे और इसके ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए इसके फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सर्विसेज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, इन सर्विसेज को बोला जाता है क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज। और रूट मोबाइल उन कंपनीज में से एक है जो इस तरीके की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। इसकी सर्विसेज की अगर बात करें दोस्तों तो ये मैसेजिंग वगैरह की सर्विसेज देती है, यानी कि जिस कंपनी के साथ में भी ये जुड़ी हुई है, मानो किसी बैंक के साथ में ये जुड़ी हुई है और बैंक में उस बैंक में आपने ट्रांजैक्शन किया और वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आपको मैसेज आएगा वो इस कंपनी के थ्रू आएगा, यानी कि इसका उस बैंक के साथ में जुड़ा होना भी जरूरी है। ये नहीं कि आपको मैसेजिंग वगैरह ही कर रही है तो ये हर बैंक के लिए करेगी, ऐसा नहीं है। इसका वैसे अगर कैटेगरी वाइज में बताऊं तो जो बैंक के ट्रांजैक्शन के मैसेजेस होते हैं वो ये भेजती है, और एयरलाइंस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है कुछ कंपनीज के साथ में, अगर उनका ऑनलाइन टिकट आपने बुकिंग करी हुई है उसका डिले हो जाता है तो वो ये मैसेजेस वगैरह भेजती है। और इसके साथ में कोई OTP वगैरह रहता है किसी व्हाट्सएप कंपनी या कुछ किसी भी कंपनी के साथ में आपने लॉगिन किया और उसमें अगर ये कंपनी जुड़ी हुई है उनके साथ में तो ये कंपनी आपको OTP वगैरह यही कंपनी के थ्रू आपको मिलेगा। इसके अलावा ये जो है SMS फिल्टरिंग का काम भी करती है। जैसे मान लो कि कोई स्पैम मैसेज आपको आता है वो आप तक ना पहुंचे तो उन स्पैम मैसेजेस से भी ये कंपनी आपको प्रोटेक्ट करती है, अगर ये किसी टेलीकॉम कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है और उस टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड आप यूज करते हो तो। और वॉइस सर्विसेज का ये काम करती है, जैसे IVR पे कभी आप कॉल करते हैं किसी कंपनी में तो प्रेस 1 प्रेस 2 वाले जो ऑप्शन वाले कॉल रहते हैं वो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और इसके साथ में इसकी जो सब्सिडरी एक कंपनी है वो कॉल सेंटर भी ऑपरेट करती है, तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कस्टमर केयर की जो कॉलिंग है उसको हैंडल करने का काम भी इसका वॉइस सर्विसेज में आ जाता है। और ईमेल एंड SMS फिल्टरिंग का काम, SMS फिल्टरिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ईमेल भी सिमिलरली उसी तरीके का है फिल्टरिंग वगैरह का। और साथ ही जैसे कोई आपका मेल आप सेंड करते हो उसके बाद में आपको जो सूचना उसको लेके नोटिफिकेशन आपको मिलता है वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है कि आपने मतलब वो मेल सेंड कर दिया और वो सेंड हो गया इस तरीके से। और एनालिटिक्स का काम ये करती है, जैसे कोई डेटा प्रोवाइडर कंपनी है किसी कस्टमर को डेटा वगैरह प्रोवाइड कराती है और उसको जो सर्विस वगैरह देनी है एक प्लेटफॉर्म उसको चाहिए होता है डेटा वगैरह देने के लिए, तो यही रूट मोबाइल के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही वो कंपनी जो है कस्टमर को अपना डेटा वगैरह प्रोवाइड कराता है। ये इसके एनालिटिक्स की सर्विसेज हो गई। और इसके अलावा मोनेटाइजेशन यानी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वगैरह होते हैं उस तरीके की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है दोस्तों। और ये किन सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज देती है अगर उसकी बात करें दोस्तों तो ये एंटरप्राइजेस को अपनी सर्विसेज देती है, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो गया, एविएशन हो गया, रिटेल हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर हो गया। तो इन सब सेक्टर्स को ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है दोस्तों। और इसके दमदार प्रोडक्ट की अगर बात करूं जिसकी ग्लोबली डिमांड है दोस्तों वो है रूट शील्ड। ये SMS फायरवेल सॉल्यूशन के तरीके से काम करता है, इसकी ग्लोबली काफी अच्छी डिमांड है दोस्तों। मोबाइल ऑपरेटर्स को ये असिस्ट करता है और रेवेन्यू लीकेज हो गया या फिर SMS थ्रेड्स हो गया इनको कम करता है दोस्तों ये। और जो स्पैम्स वगैरह होते हैं उनको भी ये फिल्टर करता है। इसके अलावा SMS डिलीवरी को भी ये मॉनिटर करता है और ऑपरेशनल कॉस्ट को भी ये कम करता है दोस्तों काफी। इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है, इसका रीजन भी यही है कि ये अदर जो फायरवेल सॉल्यूशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उससे 25% कम प्राइस पे मिल जाता है और कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को भी ये काफी अच्छा करता है। तो इस वजह से टेलीकॉम जितने भी कंपनीज हैं वो इस प्रोडक्ट को ज्यादातर यूज करती हैं दोस्तों। और ये फैक्ट भी है दोस्तों, 2018 में ग्लोबली टेलीफोन ऑपरेटर्स ने लगभग $11 बिलियन का रेवेन्यू में लॉस किया, सिर्फ किस वजह से, फायरवेल की जो प्राइसिंग है वो ज्यादा है उसकी वजह से, और दूसरा जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो
उतना अच्छा नहीं है फायरवेल के लिए, इसके लिए। और उसके बाद में फिर इस प्रोडक्ट की एंट्री होती है इसके, और वहाँ से फिर इसके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों पर खरा उतर रहा था। और इस कंपनी के प्रेजेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में 18 कंट्रीज में काम कर रही है, और अभी तक 30,000 प्लस क्लाइंट्स को ये अपनी सर्विसेज वगैरह दे चुकी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी में 300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं दोस्तों। और इस कंपनी के एक्विजिशंस की अगर बात करें दोस्तों, तो इसने सेलेंट कंपनी को एक्वायर किया था, जो कि A2B मैसेजिंग बिजनेस में है, और इसकी जो सर्विसेज है मिडिल ईस्ट में है और अफ्रीका में ये अपनी सर्विसेज देती है। और इसने कॉल टू कनेक्ट कंपनी को एक्वायर किया, जो कि ITs और BPO प्रोवाइडर कंपनी है। इसके अलावा इसने 365 स्क्वाड को एक्वायर किया। ये SMS फिल्टरिंग का काम करती है, मोनेटाइजेशन सर्विसेज का काम करती है और एनालिटिक्स का काम करती है। ये काम किस तरीके के होते हैं वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अब इसके क्लाइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, तो लिस्ट जो है वो एंडलेस है। माइक्रोसॉफ्ट इसका क्लाइंट है, ऑरेंज इसका क्लाइंट है, रॉबी इसका क्लाइंट है, सफारीकॉम इसका क्लाइंट है, टेलीग्राम इसका क्लाइंट है, इसके अलावा वाइबर इसका क्लाइंट है, व्हाट्सएप इसका क्लाइंट है, फेसबुक इसका क्लाइंट है, गूगल इसका क्लाइंट है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब इसके क्लाइंट है दोस्तों। एयरटेल और अपना ICICI बैंक भी इसका क्लाइंट है। तो मतलब क्लाइंट बेस एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा मजबूत है दोस्तों। अमेजोन जैसे भी इसके क्लाइंट है। अब इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और सिर्फ 1 लाख रुपए से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी दोस्तों। तो समझ सकते हैं कि कितने छोटे लेवल से इसने स्टार्ट किया और आज के डेट में ये कहाँ तक पहुँच गई है। इसके एक स्टॉक का प्राइस कुछ दिन में 1 लाख हो जाएगा दोस्तों, और इसकी जो कंपनी का जो प्राइस है वो पूरी कंपनी का 2004 में 1 लाख रुपये था। तो आप समझ सकते हैं। और इसने इंडिया से ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, और ग्लोबली धीरे धीरे जो है इसने अपना क्लाइंट एक्विजिशन वगैरह स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और 2013 में इसने UK और इंडिया के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया SMS से रिलेटेड। और 2014 के बाद में इसने ग्लोबली फिर अपने आप को एक्सपेंड किया। इसने इंडिया से बाहर भी अपना कदम रखा। यूरोप के अंदर में इसने अपना ऑफिस ओपन किया, मिडिल ईस्ट में इसने एक्सपेंशन किया, अफ्रीका के अंदर में इसने एक्सपेंशन किया, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में इसने अपना एक्सपेंशन किया। और 2016 के आसपास में इस कंपनी के क्लाइंट बेस में काफी रिवोल्यूशनरी चेंज आया दोस्तों। इस कंपनी ने अपने आप को जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज से जोड़ना स्टार्ट कर दिया। न्यू एज टेक कंपनीज को इसने अपनी सर्विसेज वगैरह देनी स्टार्ट कर दी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को इसने यहाँ के क्लाइंट्स को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो क्लाइंट्स है उन क्लाइंट्स को इसने एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। और इसी आसपास इसने 3 बड़ी कंपनीज को एक्वायर किया, जो अलग अलग डिफरेंट काम को करती थी, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में चर्चा भी करी थी, अगर आपको ध्यान रहेगा तो। ये 365 स्क्वायर को इसने इसी आसपास में एक्वायर किया, और सेलेंट टेक्नोलॉजीज को इसने इसी साल में एक्वायर किया, और स्टार्टकॉप इंडिया को भी जो है इसने इसी टाइम एक्वायर किया, और साथ ही कॉल टू कनेक्ट को भी इसने इसी साल के आसपास में एक्वायर किया। यानी कि देख लीजिए, बिजनेस में भी डाइवर्सिफिकेशन और क्लाइंट बेस में भी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि मजबूती एकदम तगड़ी। और वहां से अब तक भी इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं दोस्तों। आज की डेट में कंपनी जो है फीचर भी हो चुकी है नेक्स्ट 500 इंडिया टॉप मिड साइज कंपनीज में, फीचर हो चुकी है फॉर्च्यून मैगजीन में, और इनफैक्ट अब तो ये पहुंच भी गई है उस लेवल पे। तो इस कंपनी के बारे में इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो 31+ बिलियन इसके जो हैं बिलेबल ट्रांजैक्शंस हुए थे 1920 में, और 2.5 बिलियन का जो है मंथली रेवेन्यू इसने किया था 2020 में, और 265+ इसके डायरेक्ट कनेक्शंस हैं दोस्तों, और 18 ऑफिसेज इसके ग्लोबली हैं, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये 18 कंट्रीज में बिजनेस करती है, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑफिसेज इसके बने हुए हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी इस पर डिस्कशन किया था। और 800+ नेटवर्क ऑपरेटर्स इसके साथ में अभी मिलके काम कर रहे हैं, और 7 डेटा सेंटर्स इसके अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, और 360 से ज्यादा इंप्लॉइज अभी प्रेजेंट टाइम में इसके पास में काम कर रहे हैं, और 30,000 से भी ज्यादा इसके जो है ग्लोबल क्लाइंट हैं। ये चीज काफी मजबूती इस कंपनी के बारे में देती है दोस्तों, क्योंकि सर्विसेज कंपनी ने अच्छी करी है, इस वजह से क्लाइंट बेस इतना अच्छा इसका हुआ है, और फ्यूचर में भी ये बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं दोस्तों। डेटा की जो रिक्वायरमेंट है हमेशा बढ़ने ही वाली है, और अभी जो आने वाला टाइम है ये AI के ऊपर ही चलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा महत्व अभी आने वाले टाइम में दिया जाने वाला है, तो उसका बेनिफिशियरी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कंपनी होने वाली है दोस्तों।
तो ये तो बात हुई दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल और हिस्ट्री के बारे में। अब थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। रूट मोबाइल लिमिटेड कंपनी का नाम है, 2102 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। यही इसका 52 वीक हाई भी है, 52 वीक लो इसका 625 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,132 करोड़ है। काफी जल्दी ये कंपनी मिड कैप में आई दोस्तों। पहले ये स्मॉल कैप से इसने शुरुआत करी थी और काफी कम इसका मार्केट कैप था, 600-700 का इसका प्राइस हुआ करता था। और एक साल के अंदर में देखो क्या ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई, जबरदस्त एकदम। एंटरप्राइज वैल्यू 12,071 करोड़ है, यानी कि डेट इस कंपनी के पास में ना के बराबर है। नंबर ऑफ शेयर्स 5 करोड़ के हैं। फेस वैल्यू इसका 10 है। प्राइस टू बुक इसका थोड़ा ज्यादा आपको दिखेगा 18.6, बट ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है तो प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक इसका ज्यादा भी होता है तो डजंट मैटर, ये फ्यूचर में एडजस्ट हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग 91 इसका है। डिविडेंड यील्ड इसका ना के बराबर है। बुक वैल्यू 112 इसका है। कैश इसके पास में 102 करोड़ पड़ा हुआ है दोस्तों। डेट इसके पास में 41.66 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग 65.35 है। अर्निंग पर शेयर 23.10 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जबरदस्त है 24.50। रिटर्न ऑन इक्विटी भी जबरदस्त है 23.65%। सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम इसमें दिखा रहा है आपको। अब इसके पीयर्स के साथ में इसको कंपेयर करें दोस्तों तो पी जो है आपको इसका ज्यादा ही दिखेगा 87.22, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है दोस्तों, ये तो प्रीमियम पे ही मिलती है। और भी कम भी है वैसे। 10 लाख प्लेटफॉर्म का अभी 31 का पी है। बिरला सॉफ्ट का 34 का है। इंटेलेक्ट डिजाइन का 37 का है। हैप्पीएस्ट माइंड का 111 का है। परसिस्टेंट सिस्टम्स का 49 का है। 55 का कोफोर्ज का है। 268 टाटा एलेक्सी का है। और एक्ल फाइनेंस का 17 का है। यानी कि अगर देखा जाए हैप्पीएस्ट माइंड और ये अपना टाटा एलेक्सी का ज्यादा है इससे, और वैसे जो है इसका एवरेज से काफी ज्यादा है। अब इसके पिछले 4 साल के रेवेन्यू को अगर देखा जाए दोस्तों तो 510 करोड़ का रेवेन्यू इसने 2018 में किया था। 850 का रेवेन्यू इसने 2019 में किया। 970 करोड़ का रेवेन्यू 2020 में। 2021 में 1420 करोड़ का रेवेन्यू। 2018 में 50 करोड़ का प्रॉफिट। 2019 में 60 करोड़ का प्रॉफिट। 2020 में 60 करोड़ का प्रॉफिट। 2021 में 130 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कंटिन्यू प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और रेवेन्यू में भी ग्रोथ है। तो कह सकते हैं काफी अच्छा परफॉर्म इसने पास्ट में किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। हर तरीके से हम किसी तरीके से भी एनालिसिस करें इसका तो आगे भी हम कह सकते हैं अच्छा परफॉर्म ये करेगी, क्योंकि मैनेजमेंट इसका काफी विजनरी है। इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर है कंपनी और एफडी से अच्छे रिटर्न इसने दिए हैं। डिविडेंड कंपनी कमी देती है। एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है अभी, क्योंकि लास्ट डे काफी ज्यादा चल चुका है तो इस वजह से ना बता रहा है। रेड फ्लैग वगैरह कंपनी में कुछ भी नहीं है। इसके बैलेंस शीट में अगर रिजर्व्स को देखा जाए तो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, जो कि काफी अच्छा। और बोरोइंग इसकी जो है एक लिमिट में काम कर रही है, बल्कि उससे भी कम ही हुआ है, कम ही बोरोइंग है, तो ये और अच्छा। और करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी के साथ में अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहा है दोस्तों। वैसे हमें चाहिए 1.5, ये है 1, है ना। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीजें हो जाती है, लेकिन ये है बिजनेस में शुरुआत से अच्छी ग्रोथ रही है। जैसा हमने हिस्ट्री देखी इस कंपनी की, काफी शुरुआत से मतलब इसने अच्छा परफॉर्म किया साल दर साल। और उसी तरीके से फाइनेंशियल में भी 2-3-4 सालों से कंटिन्यू ग्रो होती आ रही है। मतलब जो रिफ्लेक्शन है ना इस कंपनी के मैनेजमेंट ने जो काम किया हुआ है वो इसके बुक्स पे भी दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये भी करंट रेशियो भी ज्यादा लंबे टाइम तक ये इश्यू नहीं रहेगा, सही हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब दोस्तों बात आती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में करना क्या है। इस बात पर मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊंगा दोस्तों, उससे आपको आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको करना क्या है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली मेरा एक स्टूडेंट है, कल ही मेरी उससे बात हुई, उसने मेरे को बताया कि मैंने रूट मोबाइल के लिए कल एक्चुअली इसका प्राइस 20% तक बढ़ा हुआ था, तो उस बात पर हमारे बीच में ऐसे डिस्कशन चल रहा था। तो उसने मेरे को बताया मैंने अपनी फैमिली का और अपना पूरा मतलब आईपीओ में पैसा डाला था, और उस टाइम पे जो है हमने अप्लाई किया था इसके लिए, और एक अलॉटमेंट हो गया था, एक लॉट लग गया था। उसके बाद में फिर लिस्टिंग गेन अच्छा हो गया तो उसी दिन मैंने बेच बाच दिया, और उसके बाद देखा दूसरे तीसरे दिन बढ़ रहा था। फिर मैं सोचा कि ये नीचे आएगा तब बाई करूंगा, जब मैंने जिस रेट में मैंने बेचा है उससे नीचे आएगा तो तब मैं बाई करूंगा। तो उस लेवल पर फिर कुछ टाइम बाद, 1-आध महीने बाद फिर आया, वो बोलता है, और उसके बाद में मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंचा जहां मैंने सोचा था, मैंने बाई नहीं किया। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर मैंने सोचा अब यार जब पिछला वाला लेवल है वहां पे भी आ जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा। वो फिर ऊपर से ही ऊपर निकल गया। फिर बोला यार 1100-1200 के लेवल पे आ जाए, फिर मैं सोचा कि वहां पे आके बाई कर लूंगा, उधर नहीं आया। फिर उसके बाद में ऊपर ही जाता गया, फिर 15-16 के लेवल पे आया। मैंने बोला यार 1100 में नहीं बाई किया तो अब क्या बाई करूंगा। तो वो वाली बात है दोस्तों कि मतलब जो है ना, गॉड नेवर अर्ली गॉड नेवर लेट।
ठीक है, आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस टाइम पर उसमें एंट्री कर रहे हो। अभी भी आप चाहते हो तो आप अभी भी एंट्री कर सकते हो यार, अच्छे कैटेगरी कंपनी, आप इस टाइम पर भी इसमें एंटर कर सकते हो। देखो आप कभी लेट नहीं होगे और सोचोगे कि यार मैं लेट हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, अब क्या बढ़ेगा, तो वही स्टॉक ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेन्युइन कंटेंट चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर देख लीजिए दोस्तों। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, जो कंपनी की रिसर्च करने में आपको 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है, वो वैल्यू आपको 10 से 15 मिनट की एक वीडियो में मिल जाएगी, जिससे आपके टाइम की बचत तो होती है, साथ ही इन वीडियोस को अपने फ्री टाइम में भी आप देख सकते हैं। जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, किसी का वेट कर रहे हैं उस टाइम पे इन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे आपके फ्री टाइम का भी अच्छा खासा यूटिलाइजेशन हो जाएगा दोस्तों। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने टाइम का खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।